हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल। अभी तक हम लोग डाइसेकेराइड कंप्लीट कर चुके थे। जैसे हमने दो मोनोसेकेराइड के यूनिट को जोड़कर डाइसेकेराइड बना लिया था बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सिमिलरली जब हम बहुत सारे मोनोसेकेराइड को जोड़ देते हैं तो पॉलीसेकेराइड बन जाता है, राइट। तो हम इसको डिफाइन कैसे कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल पॉलीमर है आपके मोनोसेकेराइड के, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीसेकेराइड, राइट। तो इसका डेफिनेशन भी वही है कि इट इज़ अ नेचुरल पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड। दूसरी चीज़ ये भी आती है कि भाई ये रिड्यूसिंग होगा कि नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि आपको पता है कि डाइसेकेराइड में भी रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग था और मोनोसेकेराइड में तो था ही रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, पर इसमें होगा कि नहीं। तो देखो, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग देखने के लिए आप जनरली क्या फाइंड करते हो, हेमी एसिटल और हेमी कीटल ग्रुप। तो इस पॉलीसेकेराइड में आपको वो एंड ही नहीं मिलेगा जहाँ पर आप हेमी एसिटल या हेमी कीटल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर पाओ। इस कारण की वजह से जितने भी आपके पॉलीसेकेराइड होते हैं दैट ऑल आर नॉन रिड्यूसिंग। तो लिख लेते हैं, पॉलीसेकेराइड इज व्हाट, इट इज नेचुरल पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड। ठीक, बहुत सारे मोनोसेकेराइड के यूनिट को जोड़ दो, आपका पॉलीसेकेराइड बन जाएगा। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, दैट ऑल पॉलीसेकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग बिकॉज यू आर नॉट एबल टू फाइंड हेमी एसिटल और हेमी कीटल ग्रुप। आई एम रिपीटिंग अगेन जस्ट बिकॉज ऑफ योर मेमोरी, राइट। अब देखिए, हम बोलते हैं कि सबसे पहला, क्योंकि हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे, स्टार्च पढ़ेंगे, सेल्यूलोज पढ़ेंगे, ग्लाइकोजन पढ़ेंगे, इन तीनों के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टार्च। स्टार्च किससे मिलके बनता है, मतलब स्टार्च का मोनोमर यूनिट क्या है। स्टार्च का जो मोनोमर यूनिट है दैट इज अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस, राइट। अच्छा, डाइमर यूनिट, डाइमर मतलब डाइसेकेराइड दो अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस को जोड़कर क्या बनता है, तो बनता है आपका क्या, माल्टोज बनता था, राइट। तो माल्टोज तो एक लिमिटेशन थी कि दो आपने ग्लूकोपायरानोस जोड़े तो आपका माल्टोज बन गया, लेकिन अगर बहुत सारे ग्लूकोपायरानोस जोड़ दो, ठीक है, यानी माल्टोज स्ट्रक्चर को एक्सटेंड कर दो तो आपका स्टार्च बन जाता है, राइट। तो हम क्या अच्छा, लिंकेज क्या होती है ये भी बता दूं आपको। लिंकेज वैसे हमने लास्ट टाइम किया था, माल्टोज में कैसा लिंकेज होता है, C1C4 लिंकेज होता है, राइट। तो ठीक है, स्टार्च में भी C1C4 लिंकेज होगा, पर स्टार्च में दो टाइप होते हैं, ठीक। एक होता है अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो अपार्ट ऑफ C1C4 लिंकेज C1C6 लिंकेज भी पाया जाता है। अब देखिए कैसे। सो लेट्स डिफरेंशिएट और क्लासीफाई द स्टार्च इनटू टू पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल amylose and second one is amylopectin। जब आपको कोई स्टार्च दे दे, ठीक, स्टार्च एक सब्सटेंस है तो दे दे आपको, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि अगर स्टार्च दिया है तो उसके अंदर ना कुछ मात्रा अमाइलोज की होगी और कुछ मात्रा अमाइलोपेक्टिन की होगी। अमाइलोज कम अमाउंट में होता है स्टार्च में, जैसे हम बोलते हैं कि अमाइलोज जो है ओनली 20% ऑफ स्टार्च, राइट। स्टार्च का सिर्फ 20% ही जो होता है अमाइलोज होता है, ठीक। अमाइलोज की बात है कि इट इज अ सॉल्यूबल इन हॉट वाटर, राइट। तीसरी बात है कि इसमें जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसका ये कम होता है, मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। उसका कारण है क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलीमराइज नहीं होते। मतलब अगर मैं अमाइलोज का स्ट्रक्चर देखूँ तो उसमें ना बहुत मतलब ग्लूकोपायरानोस के ज़्यादा यूनिट्स नहीं होते,
अमाइलोपेक्टिन के कंपेयर में। अमाइलोपेक्टिन में तो बहुत सारे ग्लूकोपायरानोस होते हैं, पर इसमें लिमिटेड होते हैं। अब वो लिमिटेड भी हमें पता नहीं है तो हम उसको एंड नहीं दे सकते, ठीक। पर हम ये बोलते हैं कि इसका जो पॉलीमराइजेशन है, पॉलीमराइजेशन डिग्री लो, आप ऐसे लिख लो, पॉलीमराइजेशन डिग्री लो। तो लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का मतलब है कि जो ग्लूकोपायरानोस के यूनिट्स है उसमें वो कम है, सिंपल। दिख रहा है, एक तो हमने बोल दिया 20% स्टार्च होता है, सॉल्युबल होता है हॉट वाटर में, मॉलिक्यूलर वेट कम होगा क्योंकि पॉलीमराइजेशन डिग्री लो है, क्योंकि ग्लूकोज की यूनिट कम है उसके अंदर, ठीक है। और ब्रांचिंग नहीं होती, ये भी लिख लेना, नो ब्रांचिंग, ठीक। एक बात और कि C1-C4 लिंकेज होता है सिर्फ, ठीक, सिर्फ C1-C4 लिंकेज, राइट। और कोई यूनिट, हाँ, एक जो है, अब जगह तो नहीं बची, चलिए ऊपर लिख दें। जो अमाइलोज होता है ये क्या करता है, दिस गिव यू ब्लू कॉम्प्लेक्स विद आयोडीन, ब्लू कॉम्प्लेक्स विद आयोडीन, आयोडीन के साथ ये ब्लू कॉम्प्लेक्स दे देता है, ठीक। मतलब अगर आपको अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन में डिस्टिंग्विश करना है तो आयोडीन के साथ आप रिएक्शन कर दीजिए, यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट, ठीक। जो अमाइलोपेक्टिन है वो वायलेट कलर दिखाता है जबकि ये प्योर ब्लू दिखाता है, राइट। अब देखिए अमाइलोपेक्टिन के बारे में, 80% ऑफ स्टार्च इज अमाइलोपेक्टिन, राइट। इनसॉल्युबल इवन इन द हॉट वाटर और कोल्ड वाटर, इट डजेंट मैटर, लेकिन सॉल्युबल तो नहीं होता है, ठीक है। इनसॉल्युबल इन वाटर, any kind of water. Molecular weight is high. Why high? Because degree of polymerization is very high. Degree of polymerization is high. Again, branching. Yes, there is a branching in amylopectin. A part of C1-C4 linkage, there is another C1-C6 linkage. C1-C6 linkage जो होता है that is due to branching, कि एक तो लीनियर चल रहा है तो वो C1-C4 होगा, और जब ब्रांचिंग होगी तो जहाँ जहाँ ब्रांचिंग होगी वहाँ वहाँ C1-C6 लिंकेज होगा, राइट। और जो लास्ट हमने जैसे इसमें लिखा था ब्लू कॉम्प्लेक्स, ये वॉयलेट कॉम्प्लेक्स देता है आपको, violet complex with iodine. So this is the distinguishable test between amylose and amylopectin. नोट करो और देखो एक बार फटाफट। आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा नीचे करता हूँ यार। आई होप यू कैन सी। एक सेकेंड रुक जाओ, शायद नहीं दिख रहा है। ठीक है, इससे क्लियरली दिख जाएगा। अब देखिए हम स्ट्रक्चर देखते हैं स्टार्च का क्या होता है, मतलब अमाइलोज का और अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले अमाइलोज देखो। अमाइलोज का सिंपल स्ट्रक्चर है लीनियरली, कि आप क्या करो, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस के स्ट्रक्चर को लीनियरली ऐड कर दो, यानी सिंपल सी बात बोलूँ तो माल्टोस के स्ट्रक्चर को एक्सटेंड कर दो तो आपका अमाइलोज बन जाएगा, राइट। तो देखिए हमारा, मैं एक रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, पूरा नहीं, ठीक है। CH2OH, फिर यहाँ पर जिस प्रकार C1-C4 लिंकेज होता है माल्टोस में, सेम वही दिखा रहे हैं हम, राइट। ऐसे सिंपल
दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज, ऐसे एक्सटेंड होता चला जाएगा। अब मैं ग्रुप्स नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नीड नॉट टू रिप्रेजेंट एक्चुअली, because no one will going to ask you about the structure of amylose and amylopectin. You will just have to distinguish, or you have to find the difference. You need to just write the difference between the amylose and amylopectin in exam. और जो क्वेश्चन आएंगे MCQ में भी वो भी उससे रिलेटेबल ही आएंगे, राइट। स्ट्रक्चर फिर भी डिस्टिंग्विश करने के लिए, खुद से समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बता रहा हूँ। तो ये तो अमाइलोज हो गया। अमाइलोपेक्टिन क्या होगा? देखो साफ दिख रहा है ना, इसमें क्या लिंकेज है? C1, ये 1 है और ये 4th है, तो C1C4 लिंकेज होता है बस। अमाइलोपेक्टिन पे आ जाओ, पेक्टिन, तो उसमें क्या होगा? ऐसा तो होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि C1C4 लिंकेज तो उसमें भी है, राइट। चलिए हम एक चीज़ करते हैं, यहाँ पे एंड करो, यहाँ पे OH लगा दीजिए, यहाँ H, और यहाँ मैं नीचे दूसरा चेन बनाता हूँ सेम इसी के जैसा, राइट। यहाँ मैंने CH2OH दिखा दिया, CH2OH, राइट। बाकी ऐसे एक्सटेंड हो रहा है इधर पे, ठीक है, ऐसे चल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 6th नंबर कार्बन है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, यहाँ पे ये क्या है? 1st नंबर कार्बन है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से OH और यहाँ से H आप रिमूव करो, राइट, और क्या बना दो, ये जो बॉन्ड, ये जो लिंकेज दिख रही है 1 और 6 की, दिस इज कॉल्ड C1C6 लिंकेज, राइट, C1C6 लिंकेज। और क्या बोल सकते हैं सर? नहीं, कुछ बोलना थोड़ी ना यार, ये C1 है और ये C4 है और ये C1C6 है, तो ये जो टोटल स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब C1C4 लिंकेज भी हो और C1C6 लिंकेज भी हो, तो ये स्ट्रक्चर बनता है अमाइलोपेक्टिन का। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए बढ़ते हैं आगे हम। अब हमें पर क्या पढ़ना है? अमीनो एसिड्स, राइट। नोट कर लो ज़रा, मैं तो भूल ही गया, अमीनो एसिड थोड़ी ना है, अभी तो ग्लाइकोजन भी पढ़ना है, उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, ठीक है, सेल्यूलोज का भी स्ट्रक्चर पढ़ना है। इसे नोट करो, फिर वो बताता हूँ मैं। अच्छा एक चीज़ बता दो यार, यहीं पर ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर, ग्लाइकोजन का, राइट, ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर होता है, क्या ही, हाँ, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर में ना कोई खास अलग से बनाऊंगा नहीं, इसका स्ट्रक्चर सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम एज अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन, ठीक है, अमाइलोपेक्टिन जैसा स्ट्रक्चर होता है, बस एक चीज एक्स्ट्रा होती है, देयर इज अ एडिशनल ब्रांचिंग, एडिशनल ब्रांचिंग एट 5th and 6th कार्बन, राइट, देयर इज अ एडिशनल ब्रांचिंग एट 5th and 6th कार्बन। तो इसका स्ट्रक्चर तो यहीं से हो गया, अब अलग से नहीं करना आपको, ऐसा सही स्ट्रक्चर होगा, ठीक। मतलब इसका 5th और दूसरे वाले का 6th कार्बन वो ज्वाइन हो जाएंगे, उसमें C1C4 तो होगा, C1
C6 भी होगा और 5 और 6 भी होगा, राइट। ठीक, तो हो गया। अच्छा, ग्लाइकोजन के बारे में बहुत ज़्यादा पॉइंट याद नहीं आ रहा है मेरे को, पर मैं जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, स्ट्रक्चर सेम एज अमाइलोपेक्टिन। अच्छा, एक होगा कि मोर ब्रांचिंग होगी, अगर कंपेयर करो ना अमाइलोपेक्टिन से तो ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, ठीक। ये लाइन वैसे कहना ठीक नहीं रहता, एडिशनल ब्रांचिंग। आप पता है क्या इसमें क्या आता है एक्चुअल में, जो मेरे को याद आ रहा है कि इसमें होता है कि जो ब्रांचिंग होती है दैट रिपीट्स आफ्टर 5th एंड 6th, 5th और 6th कार्बन, हर 5वें या 6ठे कार्बन पे ब्रांचिंग होती है। जबकि अगर आप अमाइलोपेक्टिन को देखो ना तो अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है कि ब्रांचिंग स्टार्ट होती है 25 या 26 ग्लूकोज यूनिट के बाद। तो इसमें आप कह सकते हो ब्रांचिंग स्टार्ट्स या रिपीट्स आफ्टर 23 और 24th ग्लूकोज यूनिट। यानी पहले तो बहुत लंबी चेन होती है ग्लूकोपाइरानोस की, राइट, और उसके बाद ना 20 या 25 कहीं कंप्लीट हो जाते तब जाके ब्रांचिंग होती है। पर अगर आप बात करें ग्लाइकोजन में तो इसमें ब्रांचिंग रिपीट्स आफ्टर 5th और 6th कार्बन, यानी बहुत जल्दी ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। तो मेजर डिफरेंस तो यही है, बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक। मोर ब्रांचिंग, और उस वजह से सोचो कि मतलब बहुत जल्दी जल्दी ब्रांचिंग होगी तो ऑब्वियसली ब्रांचिंग ज़्यादा हो गई ना इसमें ग्लाइकोजन में, ठीक। चलिए ये करिए नोट, फिर ग्लाइकोजन पे सॉरी सेल्यूलोज पे आते हैं, नोट करो। ठीक है, आई होप नोटेड, मैं रब कर रहा हूँ। ठीक, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर सेम होता है, पर अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग बहुत लंबे समय के बाद, यानी 20 या 25 यूनिट जब ग्लूकोज के लिनियरली ऐड हो जाते हैं तब जाके ब्रांचिंग शुरू होती है। जबकि जो ग्लाइकोजन है उसके अंदर ब्रांचिंग 5वें या 6ठे ग्लूकोज से ही शुरू हो जाती है, ठीक। चलिए अब हम आते हैं किस पे, सेल्यूलोज पे। सेल्यूलोज का जो मोनोमर यूनिट है, जो सबसे छोटा यूनिट आपको बोलते हो, दैट इज बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस, राइट। अच्छा, जो डायमर यूनिट होता है वो हमने पढ़ा नहीं था वैसे पिछली क्लास में, मतलब डाइसेकेराइड में नहीं पढ़ा था, पर बीटा डी सेल्यूबायोस होता है। मतलब अगर उस टाइम नहीं पढ़ा तो आप सेल्यूबायोस का स्ट्रक्चर पढ़ लो, लेकिन सेल्यूबायोस का स्ट्रक्चर जनरली डाइसेकेराइड में एग्जाम में नहीं आता, इसलिए मैंने नहीं करवाया था। और आप पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है, वहाँ का छूटता अब आ जाएगा, ठीक। देखिए, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस बनाने के लिए क्या ही करना है आपको, इधर OH ऊपर आएगा बस, ठीक। उसके बाद आप इधर आ जाओ, बाकी इधर तो OH नीचे ही होता है, राइट, H ऊपर। सिमिलरली यहाँ OH, फिर
राइट। अरे थोड़ा गड़बड़ हो रही है क्या मेरे से? ये OH इधर मत डालो भाई, इधर करो, यहाँ तो ऑक्सीजन होता है ना, तो भूल जाता हूँ यार मैं भी कभी कभी। यहाँ OH, राइट, फिर यहाँ पर अगेन OH, राइट। चलिए यहाँ भी OH वाटर रिमूव कर दो, तो कैसा बनेगा तो स्ट्रक्चर? ये होगा, राइट। फिर तो यही है आपका सेल्यूलोज। ठीक, इसको रिपीट करते चलो ऐसे ही, तो आपका सेल्यूलोज बन जाएगा। लेकिन बात ऐसी है कि इसी के 2 यूनिट अगर आप जोड़ दो तो सेल्यूबायोस होता है। ठीक है, बायोस मतलब 2। अब तो उस टाइम नहीं किया डाइसेक्राइड में, तो अब आगे समझ में कोई बहुत बड़ी रॉकेट चीज़ तो है नहीं है। पर चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या, ये तो हमारा कार्बोहाइड्रेट पोर्शन ख़त्म हो गया। ठीक है, अब अपने को स्टार्ट करना है अमीनो एसिड। ठीक, तो देखते हैं, नोट करो पहले फटाफट। चलो हो गया। नाउ अमीनो एसिड्स। देखो यार, प्रोटीन तो पता होगा आप लोगों को, जो तो फिटनेस फ्रीक है, जिम विम जाते हैं लौंडे लपाटे आजकल, उनको प्रोटीन का बहुत पता होता है। ठीक है, तो प्रोटीन में क्या होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा क्वालिटी अमीनो एसिड्स का होगा, ठीक है, उतना अच्छा प्रोटीन होता है। तो जनरली जो हम इनटेक करते हैं फिटनेस के लिए, वो क्या होता है, अमीनो एसिड होता है, राइट। तो बेसिकली प्रोटीन क्या है, प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, राइट। तो आप ये बात लिख सकते हो दैट प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, राइट। ओके, वैसे तो अमीनो एसिड 20 होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में 20 है, तो वही बताता हूँ। देयर आर टोटल 20 अमीनो एसिड्स। 20 में से 10 असेंशियल होंगे, एसेंशियल अमीनो एसिड। जो 10 होंगे दैट इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब भाई साहब, एसेंशियल क्या है और नॉन एसेंशियल क्या है? जैसा कि नाम ही बता रहा है, राइट। एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होगा? एसेंशियल अमीनो एसिड होगा जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है और हमारी बॉडी वो खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, तो इट नीड्स टू बी टेकन फ्रॉम द एक्सटर्नल डाइट। जबकि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है? नॉन एसेंशियल which can be synthesized by our body and it needs to be need not to be taken through the external diet। तो हम उसे बाहर से लेने की जरूरत नहीं कि अपनी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर देती है, इसीलिए हम उसे बोल रहे हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। और एसेंशियल कौन से हैं? जो बॉडी को जरूरत तो है बट इट कैन नॉट सिंथेसाइज बाय इट्स ऑन, सो ऑब्वियसली इट शुड बी टेकन थ्रू द एक्सटर्नल डाइट, राइट। तो चलिए हम क्या बोल रहे हैं कि जो आपका एसेंशियल है
वो हम क्या कहें, दीज आर नॉट सिंथेसाइज, दीज आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। जबकि नॉन एसेंशियल क्या होगा, इट कैन बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी, या कैन लिखना वैसे ठीक नहीं रहता है, ऑब्वियसली करता है ना, तो कैन क्यों करता है, ठीक है, इट इज सिंथेसाइज बाय द बॉडी, ठीक है, और इनसाइड द बॉडी। चलिए इंग्लिश तो क्या ही है, आप मेन तो आप वर्ड के मतलब समझो, ठीक है, अंग्रेजी पे नहीं जाना है बहुत ज़्यादा। अब देखिए हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। तो अब डिफरेंशिएशन तो क्या ही है, बस 2 लाइनें लिख दी काफ़ी है। अब आपको लिस्ट बनानी है, जो एसेंशियल है वो 10 और जो नॉन एसेंशियल है वो 10, राइट। तो सबसे पहले आपका होगा फिनाइल एनानाइन, एलानाइन, राइट। फिर आपका सेकंड जो है दैट इज वेलिन, ये सब एसेंशियल है, राइट। थर्ड जो है आपका दैट इज थ्रियोनाइन, थ्रियोनाइन। उसके बाद आपका फिर है ट्रिप्टोफेन, अगेन टी, एंड दैट इज ट्रिप्टोफेन। फिफ्थ आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, राइट। एम इज मिथ्रोनिन, मिथ्रोनाइन। 8th इज, अरे 3 4 5 6 होना था ना यहाँ, राइट। 7th आपका है दैट इज हिस्टिडिन, एच से दिखाएंगे, हिस्टिडिन। 8th इज आर्जिनाइन, आर्जिनाइन। 9th इज लाइसिन, एल से दिखाओगे, लाइसिन। एंड फाइनली द 10th इज, सॉरी कैसे क्या ही फर्क पड़ता है, अगेन एल, ल्यूसिन, ल्यूसिन, ठीक है जी। ये आपके हो गए 10 एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल देखो 16, राइट, ऑब्वियसली सी सिंबल से दिखाएंगे तो सी इज 16। ए स्टैंड फॉर एलानाइन, थर्ड अगेन ए फॉर एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, राइट। अगेन 4th ए फॉर एस्पार्जन। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे तो वर्डिंग, मतलब वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ग्लाइसिन, राइट। उसके बाद ग्लूटामिक एसिड, अगेन जी ग्लूटामिक एसिड। सेवेंथ अगेन जी ग्लूटामाइन। प्रोलीन, पी स्टैंड फॉर प्रोलीन। 9th is serine, serine, and 10th is your tyrosine, tyrosine, राइट। तो ये आपके लिस्ट हैं, ठीक है। अब वैसे तो पहले इतना सारा याद करने की ज़रूरत नहीं थी, ये तो पक्का ही याद करने पड़ेंगे, इम्पॉर्टेंट है और लर्न करने पड़ेंगे आपको। ये वैसे पहले चॉइस होती थी, लेकिन अब क्या होता है कभी कभार एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि
4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा एसेंशियल है बताओ, या कौन सा नॉन एसेंशियल है बताओ। तो अगर आपको याद ही नहीं होगा तो आप कैसे लिखोगे? ठीक है, पर अगर आप 1-2 नंबर कुर्बान करने को तैयार हो, ठीक है, और याद नहीं करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। पर हाँ, इसके निमोनिक्स है, शॉर्टकट्स हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, कहीं भी गूगल पे मिल जाएगा, वहाँ से याद कर लो, पर मेरा सजेशन है याद कर लो। ठीक, चलिए, जितने भी अमीनो एसिड होते हैं, ऑल अमीनो एसिड्स आर अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड्स, राइट, सिर्फ एक को छोड़कर, एक्सेप्ट प्रोलीन, प्रोलीन को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं? अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। अच्छा, ऑल नेचुरली अमीनो एसिड, ऑल नेचुरली अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव, आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक, जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, और उनका कन्फिग्रेशन क्या होता है? विद एल रिलेटिव कन्फिग्रेशन, एल रिलेटिव कन्फिग्रेशन। मैं दिखाऊंगा मैं अल्फा क्यों बोल रहा हूँ, एल रिलेटिव कन्फिग्रेशन क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। एक को छोड़कर, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इज ग्लाइसिन, राइट। स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो स्ट्रक्चर क्या है अमीनो एसिड का, इनफैक्ट अल्फा अमीनो एसिड का। देखो एक बीच में कार्बन होगा, उस कार्बन पे COOH लगा है एसिड, ठीक, तो ये अल्फा कार्बन होगा, ठीक है। जिस भी कार्बन से एसिड जुड़ा हुआ है दैट इज व्हाट? अल्फा कार्बन, ठीक। उसी अल्फा कार्बन से अमीनो ग्रुप जुड़ा होता है, राइट, ठीक। उसके बाद आपका एक हाइड्रोजन और दूसरा R है। R इज व्हाट? R here is a residual group, and it decides, basically it decides that what type of amino acid that you have. So type of amino acid will be decided by this residual group, right। इनमें से, इस 20 में से कौन सा अमीनो एसिड है वो सिर्फ एक अकेला ग्रुप डिसाइड करता है, वो है R, ठीक। ये R की, अच्छा ये जो पूरा अमीनो एसिड है वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा? फिलहाल तो जनरली अमीनो एसिड न्यूट्रल होता है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। पर अगर इस R की जगह कोई एसिडिक ग्रुप रख दिया आपने तो वो एसिडिक हो जाएगा, ठीक। न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर एक बेसिक ग्रुप है, एक एसिडिक ग्रुप है, तो ओवरऑल न्यूट्रल रहा, ठीक। और भी कारण है, सॉल्ट कैरेक्टर होता है, वो भी बताएंगे आपको, पर मैं ये कहना चाहता हूँ ये न्यूट्रल है। और इस R की वैल्यू डिसाइड ये भी कर सकती है कि ये पूरा जो कंपाउंड है दैट विल आइदर बिकम एसिडिक और बेसिक, अगर R के अंदर कोई एसिडिक या बेसिक ग्रुप पाया जाता है। देखिए कैसा। अच्छा, मैंने आपको लिखा कि ऑल अमीनो एसिड्स आर अल्फा अमीनो एसिड एक्सेप्ट प्रोलीन। तो प्रोलीन क्या है एक्चुअली? प्रोलीन का स्ट्रक्चर ऐसा है, COOH NH। तो आप इसे ना अल्फा अमीनो एसिड नहीं बोल सकते, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो अमीनो ग्रुप है वो फ्री नहीं है, राइट। तो दिस कांट बी अल्फा अमीनो एसिड। अच्छा, ये लेफ्ट में है ना, लेफ्ट में, तो इसीलिए आप बोलते हो L, ठीक, L रिलेटिव कन्फिग्रेशन। अगर ये अमीनो ग्रुप राइट में होता तो आप लिखते D रिलेटिव कन्फिग्रेशन, L मतलब लेवो, D मतलब डेक्स्ट्रो, राइट। तो ऐसा। अच्छा, जितने भी अमीनो एसिड होते हैं, ऑल अमीनो एसिड्स आर क्रिस्टलिन, वाइट क्रिस्टलिन सॉलिड, ऑल आर वाइट क्रिस्टलिन सॉलिड, वाइट क्रिस्टलिन सॉलिड। अच्छा, दे हैव
high melting point and boiling point. They have high melting point and boiling point. In fact melting point तो है ही हाई, राइट. हाई डेंसिटी भी होता है इसका, ठीक. ऐसा इसलिए होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ. ये जो आपको अमीनो एसिड दिख रहा है ना, एक्चुअली ये ज्विटर आयनिक फॉर्म में है. वैसे तो ये बाद में बताना था, पर देखिए NH2R. पर होता क्या है कि कभी कभार, क्योंकि इसके अंदर एसिड भी है, इसके अंदर बेस भी है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तो ये ना इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कभी कभी. CO नेगेटिव NH3 पॉजिटिव, ठीक. एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है इंटरनली, तो इसलिए आप ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज व्हाट, दिस इज ज्विटर आयन फॉर्म. ज्विटर आयन फॉर्म. जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक ही कंपाउंड पे प्रेजेंट है, दैट इज ज्विटर आयनिक फॉर्म, और वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका. और जब पॉजिटिव नेगेटिव किसी कंपाउंड पे होंगे तो ऑब्वियसली वो सॉल्ट होगा ना, तो दिस हैज अ सॉल्ट कैरेक्टर. तो समटाइम वी से दैट amino acid, alpha amino acid have the salt character, and obviously that you know that salt has very high melting point and boiling point due to ionic bond. So it is very difficult to break the ionic bond, and for the same reason there is a high melting point and boiling point, right? Okay. अब because there is a polarity generation due to the formation of zwitter ion, we can say that this amino acid become polar. So obviously they are soluble in polar solvent, because nature wise amino acid is polar, right? So they are soluble in polar solvent and insoluble in non-polar solvent. ठीक है, करिए, नोट करिए. ठीक है, रब कर रहा हूँ मैं. आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए और तब नोट कर लो. आपके पास तो रिवाइंड करने का ऑप्शन भी है, पर मेरे पास टाइम कम है तो मैं करता हूँ. ठीक है, तो हमने जैसा पढ़ा ही कि जो अमीनो एसिड होता है वो ज्विटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एंड इट कंटेन्स बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन, ड्यू टू विच इसके अंदर एक सॉल्ट कैरेक्टर होता है, एंड ड्यू टू सॉल्ट कैरेक्टर देयर इज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड इट इज सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, राइट. सो
अब देखिए, मैं थोड़ा सा और उस बात को एक्सपेंड करता हूँ ज्विटर आयनिक फॉर्म को, और मैं बोलता हूँ डाइपोल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। देखिए होता क्या है कि आपके पास मान लीजिए COOH, वैसे मैं जो मेन चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें, वो पढ़ा रहा हूँ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, क्योंकि आप डाइपोल स्ट्रक्चर तो जान ही गए हैं, तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट मेन फोकस रहेगा। COH, NH2, H एंड R, राइट। अगर मैं क्या करूँ, इसको एसिडिक मीडियम में डाल दूँ या बेसिक मीडियम में डाल दूँ, सपोज मैंने बेसिक मीडियम में डाल दिया, तो बेस डालने से क्या होगा, ये H पॉजिटिव खत्म, ये H पॉजिटिव खींच लेगा, वाटर रिमूवल होगा और क्या बनेगा बताइए, COO नेगेटिव। बेस है तो एसिड को ही खींचेगा NaH पॉजिटिव को, यहाँ NH2, और अब एक बात समझिए, इसके अंदर तो एसिडिक कैरेक्टर खत्म हो गया, क्योंकि अब H पॉजिटिव देने की क्षमता तो खत्म हो गई ना, वो तो दे दिया उसने, तो अब इसमें बेसिक प्रॉपर्टी डोमिनेट कर जाएगी, राइट। एसिडिक तो खत्म हो गया। सिमिलरली अब मान लीजिए कि ऐसा होने में, आयोनाइज होने में जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसे हम बोल देते हैं Ka1, दैट इज आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर दिस प्रोसेस, राइट। सिमिलरली सपोज वी ऐड एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम क्या करेगा, ऑब्वियसली ये जो बेस है उसका लोन पेयर इस एसिड के पास जाएगा और ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा COOH H NH3 पॉजिटिव, दिस विल बिकम R। ये क्या है, दिस इज एनायनिक फॉर्म। एनायनिक फॉर्म होगा कैसे, हाई pH पे होगा, क्योंकि आप बेसिक मीडियम ऐड कर रहे हो तो, और इट माइग्रेट टुवर्ड्स व्हाट, इट माइग्रेट टुवर्ड्स, बताओ, एनोड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली ये वाला देखो, इसके लिए मैं आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka2 ले लेता हूँ, ये क्या है, कैटायनिक फॉर्म है, दिस इज कैटायनिक फॉर्म एट व्हाट, एट लो pH, एंड इट माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड, कैथोड की तरफ माइग्रेट हो जाएगा ये। अच्छा जी, तो ये तो समझ में आ रहा है अपने को कि ये एनोड की तरफ माइग्रेट हो जाएगा, ये कैथोड की तरफ। अब अगर मैं इस फॉर्म को देखूं, ठीक, जो कि कैसा है, अगर मैं इसका ज्विटर आयनिक फॉर्म बताऊं तो CO नेगेटिव NH3 पॉजिटिव आता है, ठीक। ऐसा भी तो है ना जो बनाया था हमने, कैसा, NH3 पॉजिटिव, और ये कोई प्रोसेस नहीं है, तो अपने आप होता है, राइट। तो ये हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो H पॉजिटिव गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है, राइट। लूज यहाँ से करेगा, गेन यहाँ से करेगा, क्योंकि इसके अंदर एसिडिक पार्ट और बेसिक पार्ट दोनों है, ठीक। तो यहाँ से ना मेरे को निकालना आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का डेफिनेशन। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हम किसके लिए लिखते हैं, सबसे पहले फॉर अ कंपाउंड या अमीनो एसिड बोल दो, एक सेकेंड रुकना, लेट मी चेक। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है बेसिकली, दिस इज अ pH फॉर द कंपाउंड which can gain or lose, which can gain or lose H पॉजिटिव, ठीक। तो जो H पॉजिटिव लूज या गेन दोनों कर सकते हैं, उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट लिखते हैं, राइट। तो कैसे लिखते हैं वो देखो, pH फॉर दिस कंपाउंड इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, and that is what, that is pKa1 plus pKa2, ठीक।
यानी इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट, बेसिकली आयनाइजेशन कांस्टेंट है, फिर आप ऑब्वियसली उसका पीके मतलब क्या होगा, आप उसका लॉगरिथम, नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम लोगे जो भी वैल्यू आएगी, और तब आपका पीके आएगा, राइट। इन दोनों को ऐड कर दो एंड डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आ जाता है, राइट। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाय 2। किस कंपाउंड के लिए? फॉर दैट कंपाउंड विच कैन गेन और लूज H पॉजिटिव, राइट। सो ये है, देखिए, एंड यू कैन से दस, ये जो भी आएगा एट दिस pH, that compound will not migrate towards एनोड और कैथोड, राइट। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज दैट pH फॉर एनी कंपाउंड एट विच इट डज नॉट माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड और एनोड, आप ये भी बोल सकते हो। चलिए, तो मोस्टली पार्ट आपका हो गया, और आपका जो रहता है वो सिर्फ शायद नॉमेनक्लेचर रहता है, तो वो मैं शॉर्टकट में करवा देता हूँ। नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीनो एसिड्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, सॉरी अमीनो एसिड। देखिए, मैं बोल रहा हूँ NH, छोड़ो यार, एक कार्बन होता है, उसके पास COOH होता है, और साथ में H लगा दीजिए। चलिए CH3 लगा देता हूँ, यहाँ पर NH2 लगा देता हूँ, और यहाँ पर मैं H लगा देता हूँ, राइट। ये जो बना है ग्लाइसिन है, राइट। उसके बाद आपका ग्लाइसिन है कि एलानाइन है, ये शायद ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन नहीं, एलानाइन है आई थिंक लिखने में। अच्छा, एक और देखिए, CH, अगर CH3 की जगह H लगा दूं तब ये ग्लाइसिन हो जाएगा, राइट। अच्छा, एक बात ना इसके बीच में ही याद आ गई यार, मैंने बोला था ना ग्लाइसिन जो है ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, मतलब सभी अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं लेकिन ग्लाइसिन नहीं होता। देखो, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए सबसे बड़ा जो आइडेंटिफिकेशन होती है, दैट मस्ट कंटेन अ कायरल कार्बन। अब आप खुद देख लो, ग्लाइसिन के पास कायरल कार्बन है क्या? नहीं है, क्योंकि दो सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, दो सेम एच जुड़े हुए हैं, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से OH और इसमें से H रिमूव कर दो। राइट, तो ऐसा कुछ बन जाएगा H2N C H CH3 C O, डबल बॉन्ड ऐसे होता है वैसे तो, फिर N, फिर H CH C डबल बॉन्ड OH। ये बना है दो अमीनो एसिड। वैसे इसको जनरली डाईपेप्टाइड भी बोलते हैं हम लोग, ठीक। ये जो लिंकेज होती है दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज, ठीक। और ये जो बना है दैट इज कॉल्ड डाईपेप्टाइड, वो हम आगे देखेंगे भी, ठीक। फिलहाल अच्छा, ये देखो, ये जो वाला पार्ट है ये क्या, एन टर्मिनल है। एन टर्मिनल हमेशा लेफ्ट में होता है, ये याद रखना। ये क्या है, सी टर्मिनल है। सी टर्मिनल इज ऑलवेज इन राइट, राइट राइट राइट, दो बार ही हो गया। अच्छा, पेप्टाइड यहीं से बता देता हूं, अलग से क्या बताना है मेरे को। पेप्टाइड क्या होता है, पेप्टाइड इट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर, इट इज अ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जब वर्ड यूज करता हूं इसका मतलब वाटर रिमूवल हो रहा है, तो इट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। अगर दो अमीनो एसिड है तो डाईपेप्टाइड, ठीक है, तीन है तो ट्राईपेप्टाइड, चार है तो टेट्रापेप्टाइड, और बहुत सारे हैं तो क्या, पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा, ठीक। और एक्चुअली पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन होता है।
फिलहाल हमने जो बनाया वो क्या है, डाइपेप्टाइड है। ये चीज़ क्या बनी है आपकी, डाइपेप्टाइड। मैंने इसको नाम देना था एक्चुअली। नाम कैसे दोगे आप, जब आपके पास ना एक यूनिट जुड़ रहा हो तो आप क्या करोगे ना दूसरे यूनिट से, तो आप इसका INE रिमूव कर देना। क्या करना है समझो, नेमिंग लिख रहा हूं इधर। नेमिंग में आप क्या करोगे, रिमूव INE फ्रॉम all amino acid except लास्ट वन। ठीक, लास्ट वाले को छोड़कर सब में से आप सारे अमीनो एसिड जितने भी जोड़ रहे हैं उनमें से INE रिमूव कर दो। जैसे ग्लाइसिन में से INE रिमूव कर दीजिए, एलानाइन में से भी INE रिमूव कर दीजिए, ठीक है। और लास्ट वाले में से मत रिमूव करना। उसके बाद क्या करना है कि रिमूव INE फ्रॉम ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट लास्ट वन एंड इंसर्ट YL। आपको YL इंसर्ट करना है। जैसे एलानाइन है तो आप लिखोगे एला, फिर एलानाइल, और लास्ट वाला क्या है ग्लाइसिन, तो उसका नाम पूरा लिखना है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल, जगह तो नहीं है पर देने की कोशिश करता हूँ एग्जांपल कि जैसे आपके पास ऐसा हो जाता, एक आपके पास हो जाता विनाइल, एक आपके पास हो जाता फिनाइन एलानाइन, ठीक है, और फिर आपके पास एक और हो जाता कोई सरीन, राइट। तो आप क्या करते हैं, आप लिखते विनाइल, फिर आप लिखते फिनाइल, एला, 9 नहीं लिखते, 9 लिखते, और उसके बाद आप सरीन को पूरा लिखते, राइट। अब मेरे पास बनाने की जगह नहीं थी तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो एक सेकेंड रुकना बस। ठीक है, तो शायद हो गया आपका कंप्लीट। एक गड़बड़ हुई है बिलाइल, हाँ। तो हम क्या करते हैं जनरली, नोमेनक्लेचर पता चल गया होगा कि आपको क्या करना है कि जितने भी आप ग्रुप जोड़ रहे हो, जितने भी आप अमीनो एसिड जोड़ रहे हो, उन सभी अमीनो एसिड में से INE नाम में से, नेमिंग में से, ओरिजिनल नेम में से INE हटा दो, YL लगा दो, उनको YL लगा के लिखते चलो, और जो एंडिंग करना, उस एंडिंग में आप क्या करोगे, पूरा नाम लिख देना। जो भी लास्ट वाला होगा उसका नाम पूरा लिखना है आपको, ठीक। और इसको आप शॉर्टकट में ऐसे भी लिख देते हो LALA, और ये GLY बॉन्ड, ठीक। आपको यहाँ ऐसे लिखा हो, इसका मतलब एलानाइन और ग्लाइसिन के बीच में कंडेंसेशन पॉलीमर बना हुआ है। तो ठीक है यार, आपका अमीनो एसिड भी ख़त्म हो गया, ठीक। अब आपका सिर्फ रहता है प्रोटीन, तो वो बस एक क्लास लगेगी और उसमें आपका फिनिश हो जाएगा। तो इतना ही आज के लेक्चर में, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।